हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि एमपी जीके के एमसीक्यू को हम लगा रहे हैं और वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है हमारे परीक्षा धाम बुक के माध्यम से हम इस बुक को जो है पूरा कवर कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हम कुछ चैप्टर जो अभी तक कवर कर चुके हैं, अगर हम उसकी बात एक नजर कर लें तो पड़ोसी राज्य के बारे में, जिला संभागों के गठन, मध्य प्रदेश की भौतिक विभाजन, नदी तंत्र परियोजनाएं, जल प्रपात, नहरें, झीलें, मृदा संसाधन, कृषि एवं पशुपालन की यहाँ तक हम 7 चैप्टर तक पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। आज का हमारा 8वां जलवायु, तापमान और ऋतुओं के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन प्रत्येक वीडियो में आपके प्रत्येक पेपर में जो है आपके इस वीडियो के माध्यम से आपके आ जाएंगे, कवर यहाँ पर हो जाएंगे। फिर इसके बाद वन संसाधन और राष्ट्रीय उद्यान वन जीव अभ्यारण्य की बात करते करते हम प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास की ओर चल पड़ेंगे और इस पूरी किताब को हम जो है वीडियो के माध्यम से लगाने वाले हैं। इस किताब को अगर लेना हो, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, वहां से आप लोग परचेज कर लीजिएगा। फोटो वोटो कॉपी के चक्कर मत पड़िएगा, कोई मतलब नहीं रहता है। आधी चीजें मिलती हैं, आधी चीजें नहीं मिलती हैं। क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पर हम, लेकिन क्वेश्चन से पहले हमारा चैप्टर क्या है ध्यान नहीं भूलना नहीं है आपको। जलवायु, तापमान और ऋतुओं के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापमांतर अधिक रहता है? तो मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापमांतर अधिक रहता है? एमपीपीएससी 2020 में आया क्वेश्चन है। आप कहेंगे उत्तरी भाग में, जो आपका उत्तरी वाला भाग अगर देखोगे मध्य प्रदेश का, जो आपका यहाँ पर इस साइड में जो उत्तरी वाला भाग लगता है, यहाँ पर आपका वार्षिक तापमांतर सबसे रहता है। तो उत्तरी वाले, नॉर्थ वाले भाग में मध्य प्रदेश में वार्षिक तापमांतर उत्तरी क्षेत्र में अधिक पाया जाता है। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता जाता है। जब आप साउथ से अगर आप उत्तर की ओर मध्य प्रदेश में ही चलेंगे तो टेम्परेचर जो है बढ़ता हुआ मिलता है। प्रदेश का सर्वाधिक तापमान पूछा जाए तो मई के महीने में होता है और सबसे कम तापमान पूछे जाए तो जनवरी के महीने में होता है। प्रदेश में सर्वाधिक तापमांतर का माह कौन सा है? तो मार्च का महीना है। मार्च के महीने में सबसे ज्यादा वार्षिक तापमांतर पाया जाता है। और न्यूनतम औसत वार्षिक तापमान की बात किया तो कौन सा स्थान है? शिवपुरी। शिवपुरी में न्यूनतम औसत तापमान वाला स्थान है, ध्यान रखिएगा। चलिए, कुछ तथ्यों के साथ हमने बात की जो इंपोर्टेंट थे। बात करेंगे मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है। अभी मैंने बताया था दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ता जाता है। तो दक्षिण से उत्तर की ओर, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। बात करेंगे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमांतर किस माह में होता है? तो अभी बताया था सर्वाधिक तापमांतर किस महीने में होता है? मार्च के महीने में सबसे ज्यादा वार्षिक तापमांतर देखने को मिलता है। प्रदेश में शीत ऋतु में न्यूनतम तापमान किस जिले में रहता है? तो सबसे कम तापमान मध्य प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है शीत ऋतु के महीने में? तो आप कहोगे शिवपुरी के जिले में। शिवपुरी जिले में आपका सबसे कम तापमान जो है देखने को मिलता है। मौसम क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मौसम क्या है? वायुमंडल में अल्पकालीन परिवर्तन को हम मौसम कहते हैं, दीर्घकालीन नहीं कहते, वरना दीर्घकालीन टिक लगा दो। तो वायुमंडल में जो आपका अल्पकालिक एक छोटे समय के लिए जो परिवर्तन होता है उसे मौसम कहते हैं। एक दीर्घकालीन परिवर्तन को तो जलवायु कह देते हैं। दीर्घकालीन परिवर्तन को जलवायु कह देते हैं और जलवायु एक आध साल में नहीं पलटती है, 30-30 सालों में पलटती है, ध्यान रखिएगा। और जो अब अल्पकालीन परिवर्तन होता है वो मौसम कहते हैं। 6 महीने, 5 महीने, 1 साल, 2 साल में बदल जाता है। मौसम वायुमंडल में अल्पकालीन वायुमंडलीय परिवर्तन है, यह मौसम कहलाता है। एक छोटे क्षेत्र को प्रभावित करता है। मौसम दिन में कई बार बदल सकता है। बिल्कुल सही बात है। अब रात में देखोगे तो इस समय टेम्परेचर ठंडा हो रहा है, दिन के समय देखोगे तो थोड़ा गर्म हो रहा है। तो मौसम कई बार बदल सकता है और शॉर्ट टाइम के लिए बदलता है। मध्य प्रदेश में एस चंद्रशेखर वेधशाला, मौसम वेधशाला जो है कहां पर है? ये आपके लिए कमेंट में बताना है आपको कि मध्य प्रदेश में एस चंद्रशेखर मौसम वेधशाला कहां पर है, बताइए जरूर कमेंट में। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में होने वाली हल्की वर्षा को कहा। अच्छा, एक पहले क्वेश्चन का आंसर दो आप लोग, जो आपकी एमपी जीके के लिए यूनिट 10 आती है। यूनिट 10 आती है बुक, और परीक्षा धाम की यूनिट 10 बुक आती है, हमारे पास आ चुकी है, अवेलेबल भी हो चुकी है, जिसमें मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में आपका टॉपिक है। इंपॉर्टेंट बात पूछ रहा हूं, ईमानदारी से बताना, फालतू की बकवास मत करना। तो मध्य प्रदेश की जनजातियां यूनिट 10 जो आती है, जिसमें कला संस्कृति, लोक साहित्य, जनजातियों के बारे में है। परीक्षा नाम की पूरी बुक आ चुकी है, जिसमें टोटल चैप्टर की बात अगर हम बात करें यहाँ पर 12 टोटल चैप्टर है और इस बुक को हम लगा रहे हैं। कितने लोग इस बुक को सच में ईमानदारी से देखना चाहते हैं? कमेंट करके बताइएगा। देखना चाहते हैं, ईमानदारी से बताना है कितने लोग देखना चाहते हैं, ठीक है? उसी हिसाब से आपकी जो है वीडियो आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। बात कर रहे थे मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में होने वाली हल्की वर्षा को क्या कहा जाता है?
तो हल्की वर्षा को हम मावठ कहते हैं। क्या कहते हैं? हल्की वर्षा को मावठ कहते हैं, ध्यान रखिएगा। बात की जाए जलवायु क्षेत्र है और प्रकार है, कौन सी जलवायु किस क्षेत्र से संबंधित है, तो हम पूछ रहा है इनमें से कौन सा सही है। हम सही पे ही सीधा बात करेंगे, गलत पे आपको टेंशन नहीं देंगे। मालवा का पठार जो है सम जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ग्रीष्म ऋतु मतलब कि गर्मी का समय यहाँ पर सामान्य गर्म होता है और सर्दी का समय यहाँ पर सामान्य ठंडा होता है। उत्तर का मैदान विषम जलवायु से संबंध है और गर्मियों में यहाँ अधिक गर्मी होती है और सर्दियों में यहाँ अधिक ठंडी पड़ती है। तो मालवा के पठार में सामान्य गर्मी रहती है, सामान्य ठंडी रहती है। लेकिन अगर बात की जाए उत्तर के मैदान में, यहाँ उत्तर के मैदान में अधिक गर्मी भी पड़ती है, अधिक ठंडी भी रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश के बारे में सही है? तो ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर जो है बढ़ता चला जाता है। हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। सर्वाधिक तापांतर मार्च के महीने में होता है। ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर बढ़ता है। सर्वाधिक वार्षिक तापमांतर उत्तरी क्षेत्र में रहता है और एस चंद्रशेखर वेधशाला इंदौर जिले में है। आप लोगों ने कमेंट करके नहीं बताया, इसका आंसर क्या रहा? इंदौर जिले में है। कहां पर है? इंदौर जिले में एस चंद्रशेखर मौसम वेधशाला जो है स्थित है, ध्यान रखिएगा। जलवायु क्या है? क्या कह रहा है? जलवायु क्या है? तो वायुमंडल में दीर्घकालीन परिवर्तन को जलवायु कहते हैं। बी ऑप्शन आपका ऑप्शन करेक्ट रहेगा। मौसम के लिए अल्पकालीन परिवर्तन, जलवायु के लिए दीर्घकालीन परिवर्तन के रूप में जानी जाती है, क्योंकि जलवायु में पूरा क्लाइमेट आ जाता है, पूरा जलवायु आ जाता है और दीर्घकालीन परिवर्तन होता है। एक लंबे क्षेत्र में प्रभावित करता है और एक लंबे समय तक बनी रहती है। तो याद रखिएगा, मतलब कि जलवायु लंबे समय के लिए, मौसम छोटे समय के लिए। कितनी वर्षा की समवृष्टि रेखा मध्य प्रदेश को पूर्वी और पश्चिमी दो भागों में बांटती है? तो समवर्षा रेखा मध्य प्रदेश को कितनी समवृष्टि रेखा जो है दो भागों में बांटती है? तो आप कहोगे 60 सेंटीमीटर की। 60 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा जो होती है मध्य प्रदेश को दो भागों में बांट देती है, पूर्वी और पश्चिमी भागों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड किस शाखा के कारण सूखाग्रस्त है? तो मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड क्षेत्र है किस शाखा के कारण सूखाग्रस्त है? ऑप्शन रहेगा दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा के कारण जो है आपका सूखा क्षेत्र के रूप में है आता है। इसके बारे में कुछ समझते हैं। जैसे दक्षिण पश्चिम मानसून बंगाल की खाड़ी शाखा, इन शाखाओं में पवनें जो हैं जब कोलकाता से उत्तर भारत के मैदानों में प्रवेश करती हैं तब फेरल के नियमानुसार ये कोरिलिस बल के कारण जो है पवनें अपने मार्ग से दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं, यानी हिमालय की शिवालिक श्रेणियों की तरफ जो है अच्छी खासी वर्षा करती हैं, लेकिन यह जो है दक्षिण साइड जो है वर्षा नहीं कर पाती है। इसी कारण प्रायद्वीप भारत की जो उत्तरी वाला भाग है और उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में फैला बुंदेलखंड क्षेत्र हुआ है सूखाग्रस्त जो है रह जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, मध्य प्रदेश में सूर्य की किरणें अधिक कब प्राप्त होती हैं? तो सूर्य की जो किरणें हैं मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो है 21 जून को प्राप्त होती हैं, जब कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकने से उत्तरी गोलार्ध में सर्वाधिक सूर्य की किरणें प्राप्त होती हैं। तब उस समय 21 जून को ही मध्य प्रदेश में भी सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा प्राप्त होती हैं और मध्य प्रदेश से कर्क रेखा गुजरती भी है और मध्य प्रदेश में इसी कारण 21 जून को सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा चमकती हैं। मध्य प्रदेश में कट्ठीवाड़ा, पचमढ़ी, अमरकंटक क्षेत्र किन अंतर्गोप से वर्षा प्राप्त करते हैं? तो कट्ठीवाड़ा, पचमढ़ी और अमरकंटक क्षेत्र जो है किस गैप से वर्षा प्राप्ति करते हैं? वैसे तो पूरा दोनों होना चाहिए, लेकिन फिर भी चलो हम बात करेंगे। हाँ, दोनों ही सही है, ताप्ती घाटी मैप से भी और आपके नर्मदा घाटी गैप से भी, तो दोनों ऑप्शन सही है। तो हमारा सी रहेगा, ताप्ती से और नर्मदा घाटी दोनों से ही कट्टीवाड़ा, पचमढ़ी, अमरकंटक क्षेत्र जो है वर्षा प्राप्त जो है करते हैं। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अरब सागर की शाखा से होने वाली वर्षा दक्षिण से उत्तर की ओर घटती चली जाती है, क्योंकि दक्षिण की ओर चोटियां जो है अधिक ऊंची है। पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग में अधिक वर्षा होती है। इसके बाद कुछ हवाएं ताप्ती, नर्मदा घाटी आकर जो है कट्टीवाड़ा, पचमढ़ी और अमरकंटक क्षेत्र में वर्षा कराती है। तो इस तरीके से आप देखोगे यहाँ से जो आएंगी, यहाँ पर जो आपका फैली हुई है ना, ये नर्मदा, ये ताप्ती, तो यहाँ पर जो है फंस के वर्षा करा देती है। फायान ने किस जलवायु को आदर्श जलवायु कहा है? तो फायान के द्वारा मालवा का पठार जो है इसके लिए आदर्श जलवायु कहा था। अगर हम बात करें, मालवा के पठार में सम जलवायु है, सामान्य गर्मी होती है, सामान्य ठंडी होती है। उत्तर के मैदान में अधिक गर्मी होती है, अधिक ठंडी होती है। बिंद सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र में सामान्य गर्मी होती है, लेकिन ठंड बहुत अच्छी पड़ती है। बात की जाए मध्य प्रदेश में विषम जलवायु पाई जाती है, तो विषम जलवायु मध्य प्रदेश में उत्तर के मैदान में पाई जाती है। किसमें? उत्तर के मैदान में विषम जलवायु पाई जाती है। अमरकंटक क्षेत्र किस जलवायु के अंतर्गत आता है? तो अमरकंटक क्षेत्र जो है बिंद सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत जो है आता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र
किस कारण वर्षा होती है? तो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र जो है, मान लो मध्य प्रदेश ये बना है और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र कह रहा है, यहाँ किस कारण वर्षा होती है? बंगाल की खाड़ी से वर्षा होती है। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में अधिकांश वर्षा बंगाल की खाड़ी से होती है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में अधिकांश वर्षा अरब सागर से होती है और राज्य में 80 से 90% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका बी वाला करेक्ट था। मध्य प्रदेश में जलवायु विविधता के आधार पर कितनी प्रमुख ऋतुओं पाई जाती हैं? तो मध्य प्रदेश में जलवायु विविधता के आधार पर 3 ऋतुओं को पाया जाता है। एमपीएसआई 2017 में आया था, स्टेट इंजीनियरिंग स्टेट एग्जाम 2016 में आया था। तो जलवायु विविधता के आधार पर मध्य प्रदेश को 3 ऋतुओं पाई जाती हैं, ग्रीष्मकालीन, वर्षाकालीन, शीतकालीन। ग्रीष्मकालीन में बात किया है तो इस ऋतु को प्रदेश में उनाला के नाम से जाना जाता है। तो एक क्वेश्चन ऐसे भी याद करो, गर्मियों में उनाला कहा जाता है मध्य प्रदेश में, वर्षा काल में चौमासा कहा जाता है, जब वर्षा होती है तो चौमासा कहते हैं और शीतकाल में सियाला कहते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है। ग्रीष्म काल को उनाला, वर्षा काल को चौमासा, शीतकाल को सियाला कहते हैं। यूनाला, चौमासा और सियाला क्या है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थानीय ऋतुओं के नाम है, लोकल लैंग्वेज। जैसे आपका वैसे ऑफिशियली नाम क्या होगा आपका, जैसे हमारा नाम कोई है, आपका नाम जैसे मान लो शिवम है और शिवम है और आपके घर में आप लोग क्या कहते होंगे स्थानीय रूप में, छोटू, मोलू, गोलू। तो इस तरीके से यूनाला, चौमासा, सियाला क्या है? स्थानीय रूप से नाम है ऋतुओं के। हालांकि ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन और आपकी वर्षाकालीन है। भारतीय परंपरा के अनुसार मध्य प्रदेश में कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं? तो 6 ऋतुएं पाई जाती हैं। अब कौन कौन सी? एक तो वसंत ऋतु पाई जाती है मार्च से अप्रैल में, ग्रीष्म ऋतु पाई जाती है मई से जून में, बात की जाए वर्षा ऋतु पाई जाती है जुलाई से अगस्त में, शरद ऋतु पाई जाती है सितंबर से अक्टूबर में, हेमंत ऋतु पाई जाती है नवंबर से दिसंबर में और शिशिर ऋतु पाई जाती है जनवरी से फरवरी में। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मध्य प्रदेश में कितनी ऋतुएं होती हैं? तो मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मध्य प्रदेश में 4 ऋतुएं होती हैं। देखो ऋतुओं भी मध्य प्रदेश में अलग अलग हो रही है ना। यहाँ मध्य प्रदेश में परंपरा के अनुसार पूछ रहा है 6 थी, लेकिन वैज्ञानिक अनुसार पर पूछी जा रही है तो 4 है। शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, एक आती है शरद ऋतु जिसे मानसूनी निवर्तन की ऋतु हम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, क्या वर्षा से संबंधित नहीं है? तो अतिवृष्टि, खंडवृष्टि, अनावृष्टि, समवृष्टि। तो हम कहेंगे अतिवृष्टि, खंडवृष्टि और अनावृष्टि वर्षा से संबंधित है, जबकि समवृष्टि वर्षा से संबंधित जो है नहीं है। अतिवृष्टि किसे कहते हैं? किसी स्थान पर 24 घंटे में 20 से 30 सेंटीमीटर वर्षा होती है, उसे अतिवृष्टि की श्रेणी में रखते हैं। खंडवृष्टि उस स्थान को कहते हैं जहां सूखा की स्थिति या वर्षा की कमी होती है, परंतु वहां अचानक ही तेज वर्षा हो जाए, ऐसे स्थान को खंडवृष्टि कहते हैं। अनावृष्टि किसे कहते हैं? किसी स्थान पर सामान्यतः वर्षा की कमी के कारण सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाए, ऐसे स्थान को हम अनावृष्टि कहते हैं, ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु कब आरंभ होती है? तो मध्य प्रदेश में शीत ऋतु की बात की जा रही है, मध्य अक्टूबर में आरंभ होती है। शीत ऋतु मध्य अक्टूबर में, ग्रीष्म ऋतु मध्य मार्च में, वर्षा ऋतु मध्य जून के में प्रारंभ हो जाती है। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत उत्तरी भाग में चलने वाली गर्म हवाओं को किस नाम से जाना जाता है? मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी भाग में जो गर्म हवाएं चलती हैं इनको हम लू के नाम से जानते हैं। आपने स्थानीय भाषा में कहा होगा बहुत लू चल रही है, तो लू को जानते हैं हम स्थानीय भाषा में। 40 डिग्री से ज्यादा यहाँ पर जो है संभावना रहती है कि यहाँ पर लू चलती है, शरीर का तापमान जो है बढ़ाने लगती है और बहुत ही कष्टप्रद ये लू चलती है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान कहां पर पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा गंजवा सौदा में पाया जाता है। माना गया है 48.9 यहाँ पर डिग्री तक यहाँ पर जो है आपका तापमान पाया गया है गंजवा सौदा में। तो ये गंजवा सौदा कहां पर है? विदिशा जिले में है। कहां पर है? विदिशा जिले में है। 1995 में इस समय जो है दर्ज किया गया था। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में किस क्षेत्र में मानसून के दौरान सबसे कम वर्षा होती है? तो किस क्षेत्र में मानसून सबसे कम वर्षा होती है? आपका उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, जो आपका उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पर मानसून के दौरान सबसे कम वर्षा देखने को मिलती है। क्यों? मध्य प्रदेश में वर्षा अरब सागर से भी होती है और बंगाल की खाड़ी से भी प्राप्त होती है, लेकिन मध्य प्रदेश में जो उत्तर पश्चिम भाग है वह वर्षा ऋतु के दौरान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है। मध्य प्रदेश में पूर्वी भाग में सबसे अधिक वर्षा होती है। मध्य प्रदेश में वर्षा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा जो है कमी होती है। तो दक्षिण पूर्व से और आप उत्तर पश्चिम की ओर जाएंगे तो वर्षा में क्या हो जाएगी? कमी होती चली जाती है। मध्य प्रदेश के किस भाग में अधिक वर्षा होती है? तो मध्य प्रदेश की जो पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर न्यूनतम वर्षा होती है? तो न्यूनतम सबसे कम वर्षा जो है भिंड, जो कि गोहद जिले में आता है, भिंड जिले में आता है, गोहद में सबसे कम वर्षा होती है, ध्यान रखिएगा। अब देखो ऐसे क्वेश्चन है, आपको लग रहा होगा सर याद कैसे होंगे? तो याद ऐसे होंगे, 2-3 बार वीडियो देखोगे याद हो जाएंगे। तो मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा वाला स्थान गोहद भिंड जिला,
सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पचमढ़ी होशंगाबाद है। सर्वाधिक औसत वाला वर्षा वाला जिला बालाघाट है और न्यूनतम औसत वर्षा वाला जिला भिंड है। बात की जाए मध्य प्रदेश की वार्षिक औसत वर्षा कितनी होती है। वार्षिक औसत वर्षा की बात की जा रही है, 100 से 125 सेंटीमीटर मध्य प्रदेश में वार्षिक औसत वर्षा जो है देखी जाती है। बात करेंगे मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु मध्य प्रदेश में पाई जाती है। एमपीपीएससी 2016, 2018, जेल पहली 2015 में क्वेश्चन ये आया हुआ है। तो मध्य प्रदेश में दो तरीके की जलवायु है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, महाद्वीपीय जलवायु। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु मध्य प्रदेश में कर्क रेखा के कारण होती है। महाद्वीपीय जलवायु मध्य प्रदेश में भू आवेष्टित लैंड लॉक्ड एरिया के कारण होती है। मध्य प्रदेश कैसा है, लैंड लॉक्ड एरिया है, तो इस तरीके से लैंड लॉक्ड एरिया के कारण महाद्वीपीय जलवायु भी पाई जाती है। मध्य प्रदेश में जंतर मंतर कहां पर है, तो मध्य प्रदेश जंतर मंतर उज्जैन में स्थित है और इस वेधशाला का निर्माण जो है 1719 में महाराजा सवाई जय सिंह के द्वारा करवाया गया था, जब भी दिल्ली के राजा मोहम्मद शाह के शासनकाल में मालवा के राज्यपाल के रूप में उज्जैन आए थे, तब उन्होंने जंतर मंतर का निर्माण को करवाया था। मध्य प्रदेश के उज्जैन में जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया, तो सवाई राजा जय सिंह ने करवाया था। महादेव मध्य प्रदेश में द्वितीय गर्मी कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश में द्वितीय गर्मी किसे कहा जाता है, सितंबर अक्टूबर माह को मध्य प्रदेश की दूसरी गर्मी के रूप में जाना जाता है, सेकंड समर कहते हैं। मध्य प्रदेश में एस चंद्रशेखर वेधशाला कहां पर है, तो इंदौर में है। ये क्वेश्चन आपको हम पहले पूछा भी था और बता भी रहा हूं। मध्य प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, तो मध्य प्रदेश को आपकी 11 जलवायु कृषि क्षेत्रों में बांटा गया है। 2021 में क्वेश्चन आया, पटवारी में आया और जेल पहरी में भी आया। तो 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में मध्य प्रदेश को बांटा गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ का मैदान, छत्तीसगढ़ का उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, कैमूर पठार एवं सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्र, मध्य नर्मदा घाटी, बिंद पर्वत क्षेत्र, गिरिडीह क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, सतपुड़ा पठार, मालवा पठार, निवाड़ क्षेत्र और झाबुआ पहाड़ी क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश को 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम भूल जाओ पर डाटा तो याद रखो, 11 में बांटा जाता है। ग्वालियर एवं शिवपुरी किस जलवायु कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो ग्वालियर और शिवपुरी जो है आपके गिरिडीह क्षेत्र के अंतर्गत जो है आती है। बालाघाट जिले किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो बालाघाट जिला जो है आपके छत्तीसगढ़ मैदान के अंतर्गत आता है। छत्तीसगढ़ मैदान के अंतर्गत आपका बालाघाट जिला को रखा जाता है। मालवा क्षेत्र विकसित होने का क्या कारण है, मालवा क्षेत्र विकसित होने का जलवायु कारण है। क्या कारण है, जलवायु। यहाँ की जलवायु जो है सम जलवायु है। कैसी, सम जलवायु। क्यों, ना यहाँ ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा यहाँ ठंडी होती है, बढ़िया जलवायु रहती है। और मालवा क्षेत्र में इंदौर आता है, तो इंदौर आपको पता होगा कि जितने भी लोग रहते हैं बढ़िया टेम्परेचर रहता है। मध्य प्रदेश में ऋतु वेधशाला कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में इंदौर में ऋतु वेधशाला है। मध्य प्रदेश में सूखाग्रस्त क्षेत्र कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र जो है सूखाग्रस्त है। और बुंदेलखंड मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में दोनों ही एक ही समस्या से ग्रसित है, सूखा क्षेत्र से संबंधित है। मध्य प्रदेश में चौमासा किस ऋतु को कहा जाता है, तो हमने बताया था मध्य प्रदेश में चौमासा जो है वर्षा ऋतु को कहते हैं चौमासा, ध्यान रखिएगा। बात की जाए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, और सही कथन का यहाँ पर चयन करना है। तो मध्य प्रदेश में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, तो ये जो वाली वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून वाली यहाँ से होती है, बिल्कुल करेक्ट है। राज्य में ऋतु वेधशाला इंदौर में है, ये भी करेक्ट है। मालवा पठार में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, तो हम कहेंगे ये भी सही है। तो ऑप्शन रहेंगे सी, तीनों ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है। बात की जाए कि मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्णकटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने का कौन सा कारण है, तो कौन सा कारण है, कर्क रेखा का गुजरना उष्णकटिबंधीय जलवायु का एक कारण माना जाता है। सूर्य के दक्षिणायन होने से मध्य प्रदेश की जलवायु को क्या परिवर्तन होता है, तो भाई तापमान में कमी आती है ना, ये तो सीधी सी बात है। टेम्परेचर में जो है कमी आती है जब सूर्य दक्षिणायन होने लगता है, दक्षिण की ओर जाने लगता है। बात की जाए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। तो मध्य प्रदेश में वर्षा दक्षिण पूर्व में अधिक एवं उत्तर पश्चिम में कम होती है, बिल्कुल सही बात कह रहा है कि दक्षिण पूर्व से जाती हुई उत्तर पश्चिम में कम होगी। बघेलखंड पठार में औसत वार्षिक वर्षा 125 सेंटीमीटर होती है, करेक्ट है। प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में सर्वाधिक तापमान अंतर पाया जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। बात की जाए कौन सा कथन असत्य है, पूछ रहा है गलत कौन सा है। बात करेंगे मध्य भारत पठार में औसत वर्षा मध्य प्रदेश की औसत वर्षा से अधिक होती है। औसत वर्षा से अधिक होगी नहीं, हम कहेंगे औसत वर्षा से कम होती है, तो पहला ही गलत हो गया। नर्मदा घाटी में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की तरफ कम होती है, पूर्व से पश्चिम की ओर क्या हो जाए, कम होगी, बिल्कुल करेक्ट लिखा है। बुंदेलखंड पठार क्षेत्र में बेतवा नदी का अपवाह तंत्र विद्यमान है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बेतवा नदी बुंदेलखंड पठार से गुजरती है। बिंद पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा दोनों मानसून से होती है, अरब सागर और बंगाली खाड़ी, ये भी ठीक है। तो तीन ऑप्शन सही थे, पहले ऑप्शन जो है गलत था।
शीत ऋतु में मध्य प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भागों में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा किस तरह की फसल के लिए लाभदायक है? तो रबी की फसल के लिए लाभदायक है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। बात करेंगे राज्य की औसत परिवर्तनशीलता कितनी है? तो राज्य की औसत परिवर्तनशीलता की बात की जा रही है 19.5 है। कितना? 19.5 है। तो बात किया है औसत वर्षा से कम या अधिक वर्षा का होना परिवर्तनशीलता कहलाता है। राज्य की औसत परिवर्तनशीलता 19.5 है। वर्षा की परिवर्तनशीलता राज्य में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जो है बढ़ती चली जाती है, क्योंकि कम हो रही है तो बढ़ती जाती है। राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग में अधिक वर्षा होती है, इसलिए परिवर्तनशीलता कम है। लेकिन राज्य के अगर उत्तर पश्चिम भागों में देखोगे तो वर्षा कम होती है, जहां पर जो वर्षा परिवर्तनशीलता अधिक पाई जाती है। तो परिवर्तनशीलता हमें लगता है आप लोग समझ गए हो। मध्य प्रदेश में शीतकालीन मानसून कौन सी फसल के लिए लाभदायक है? तो शीतकालीन जो फसल है किसके लिए लाभदायक है? गेहूं के लिए, चना के लिए, सरसों के लिए, तीनों ही फसलों के लिए जो है लाभदायक है। बात की जाए मध्य प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मानसून कौन सी फसल के लिए लाभदायक है? तो ग्रीष्मकालीन फसल की बात की जाए तो चावल, सोयाबीन और चावल और सोयाबीन दोनों ही फसलों के लिए ग्रीष्मकाल में जो है आपका फायदेमंद है। मध्य प्रदेश में जून जुलाई बारिश का होना ग्रीष्मकालीन मानसून कहलाता है, जिसमें चावल, सोयाबीन, मक्का खरीफ की फसल के लिए लाभदायक होता है। जनवरी माह में कौन सी समपात रेखाएं मध्य प्रदेश को उत्तर और दक्षिणी दो भागों में बांटती हैं? तो आपकी कौन सी बांटेगी? 21.1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है आपको उत्तर एवं दक्षिणी दो भागों में बांटती है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा वर्षा पचमढ़ी में होती है, ध्यान रखिएगा। ओपेन के अनुसार मध्य प्रदेश का अधिकांश क्षेत्र किस जलवायु प्रदेश का भाग है? तो किस जलवायु प्रदेश का भाग है? CWG का भाग है। किसका? CWG का भाग है, ध्यान रखिएगा। ये आर्द्र उष्ण भूमध्य सागरीय जलवायु CWG कोड होता है जलवायु का। जबलपुर, ग्वालियर, सिंगरौली, कटनी, रीवा क्षेत्र में आता है। उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु AW कोड होता है। इंदौर, भोपाल, देवास, रतलाम, उज्जैन शामिल होता है। आर्द्र उष्ण शुष्क जलवायु BSHW होता है, जिसमें बुरहानपुर, भिंड, मुरैना, खरगोन शामिल की जाती है। तो मध्य प्रदेश जो अधिकांश क्षेत्र है CWG जलवायु के अंतर्गत जो है आता है। मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून की समाप्ति किस तिथि को होती है? 10 अक्टूबर को होती है। कब होती है? 10 अक्टूबर को होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून की आगमन तिथि 15 जून है। दक्षिण पश्चिम मानसून की समाप्ति 10 अक्टूबर को होती है। बात की जाए निम्नलिखित मध्य प्रदेश में कौन सी समताप रेखा कर्क रेखा के समानांतर है? तो समताप रेखा कौन सी है? एक तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड समताप रेखा है, दूसरा 18 डिग्री सेंटीग्रेड समताप रेखा। तो ए और डी ऑप्शन यहाँ पर जो है सही है। हालांकि समताप रेखाएं क्या होती है? काल्पनिक रेखाएं होती हैं, और काल्पनिक रेखाओं को ही समताप रेखा कहते हैं। मध्य प्रदेश में 20 डिग्री सेंटीग्रेड समताप रेखा कर्क रेखा के समानांतर है, लेकिन आयोग ने इस आंसर को ए और डी दोनों ही माना था, इसलिए ए और डी सही है। मध्य प्रदेश की जलवायु में कौन सा कथन सही नहीं है? तो मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय बिल्कुल करेक्ट है। राज्य मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आता है, ये भी ठीक है। राज्य के दक्षिण भाग में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। राज्य के दक्षिण भाग में कैसी है भाई साहब? शीतोष्ण कटिबंधीय नहीं है, बल्कि राज्य की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। राज्य मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आता है और कर्क रेखा के मध्य से यहाँ पर जो है निकलती है, मध्य से। सी ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका सही नहीं था, जबकि ए, बी और डी ऑप्शन यहाँ पर जो है आपके करेक्ट थे। बात की जाए मध्य प्रदेश में अगस्त माह में होने वाली वर्षा मुख्यतः किसके द्वारा होती है? तो किसके द्वारा होती है? आप कहेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होती है ना। साउथ वेस्ट जो मानसून है उसके द्वारा होती है। MPPSC 2024 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। बात की जाए मध्य प्रदेश में औसत तापमान को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख भौगोलिक कारण क्या है? तो सबसे प्रमुख जो भौगोलिक कारण है कर्क रेखा का मध्य प्रदेश के बीच से गुजरना, ये सबसे ज्यादा कारण है। हालांकि मध्य प्रदेश में जलवायु को प्रभावित करने वाले कर्क रेखा कारण है। एक भू आविष्टित क्षेत्र लैंडलॉक्ड, समुद्र से दूरी भी कारण है, पर्वतों की स्थिति भी कारण है, भूमध्य रेखा से दूरी भी कारण और पठारों की स्थिति भी कारण है। तो ये 6 कारण सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित जो है करते हैं। आज हमने यहाँ पर अपने चैप्टर की बात कर ली। देखो 1 मिनट का और समय दो, मैं इंपोर्टेंट बात बताने वाला हूँ। हमने यहाँ पर अभी तक अपने 8 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा 9th वाला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वन संसाधन से संबंधित है। और फिर आएगा हमारा 10वां नेक्स्ट वीडियो में, और फिर हम इसमें भौगोलिक पूरा फिजिकल जो है आपका ज्योग्राफी को पूरा समाप्त कर लेंगे। फिर उसके बाद हम हिस्ट्री की तरफ बढ़ेंगे। तो अभी 2 वीडियो और आनी है ज्योग्राफी की, उसके बाद फिर हम ऐतिहासिक प्रदेश। हालांकि आनी तो पूरी किताब की वीडियो है, 37 चैप्टर है, 37 चैप्टर की पूरी वीडियो आएगी। लेकिन यूनिट 10 किस किस को देखना है कमेंट करके जल्दी बताइएगा। जनजाति से संबंधित किस किस को वीडियो देखना है, तो पूरी किताब को परीक्षा नाम की लगाई जाए। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।